नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खिलाड़ियों के कुछ ऐड करने पर लगेगी रोक। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया बीसीसीआई को आदेश। सरोगेट एडवर्टीजमेंट को रोकने की हुई बात। पेरिस ओलंपिक पहुंची जेंडर की लड़ाई। अल्जीरिया और इटली के बॉक्सर की लड़ाई में आमने सामने आया मामला। पहले भी कई चैंपियनशिप में उठे हैं मुद्दे। और यूएसए और रूस के बीच कैदियों की हुई अदला बदली। तुर्की ने की मध्यस्थता। यूएसए और रूस संबंधों में आया नया मोड़। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। कहा जाता है कि भारत में धर्म के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स क्रिकेट के हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स को लोग क्रिकेट के भगवान का दर्जा देते हैं। क्रिकेटर्स की एक झलक, एक ऑटोग्राफ के लिए उनके फैंस की लाइन लगी रहती है। और क्रिकेट के प्रति ये दीवानगी केवल एक उम्र के लोगों के बीच ही सीमित नहीं है, ये हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। जब क्रिकेटर्स को मीडिया और लोगों का ज्यादा अटेंशन और प्यार मिलता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी तय हो जाती हैं। मसलन उन्हें अपने बिहेव में वो चीजें करने से बचना चाहिए जिसे लोग अपना आदर्श मानकर फॉलो करें तो नुकसान ना हो। लेकिन कितने क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं? क्रिकेटर्स कोक से लेकर गुटखा और अल्कोहल तक के सरोगेट एडवर्टीजमेंट करते हुए पाए जाते हैं। मार्केटिंग और फाइनेंस की दुनिया के लोग कह सकते हैं कि ये उनका पैसा बनाने का तरीका है, पर सवाल ये है कि जिस पद पर आप हैं उसके साथ केवल फेम ही नहीं मिलता, साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्या केवल पैसा बनाने के लिए आप एक पीढ़ी को शराब और गुटखा खाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब खेल से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा करते हैं तो नई जनरेशन के लोग बिना दिमाग लगाए ये मान लेते हैं कि इन मामलों के साथ भी बॉडी हेल्थ फिट रह सकती है। इस बात को समझते हुए भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू और शराब से संबंधित उत्पादों के सरोगेट ऐड को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है। इस पूरी खबर को समझने के लिए यह समझिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को रोकने की बात कही है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट से मतलब यह है कि कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन पर लीगली और सोशली बैन होता है, लेकिन इन बैन से बचने के लिए कुछ एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन दरअसल उन ब्रांड्स का ऐड करते हैं जो इन उत्पादों को बनाती हैं, जिससे इन ब्रांड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़े। या कई बार ऐसे उत्पादों को दिखाया जाता है जो बैन उत्पादों से मिलते जुलते हों। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक खिलाड़ी, खासतौर पर क्रिकेटर, समाज के लिए रोल मॉडल होता है। ये तो स्वास्थ्य, सक्रिय और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं। आईपीएल जैसे क्रिकेट आयोजनों के दौरान मशहूर क्रिकेटर्स और अभिनेताओं द्वारा तंबाकू और शराब से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन देखना निराशाजनक है। ये शख्सियतें देश भर के लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि एंटी टोबैको डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करवाया जाए, स्टेडियम्स में इस तरह के प्रमोशंस ना हो, ऐसे इवेंट्स जहां पर बीसीसीआई आयोजक है या पार्टनर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे युवाओं के बीच तंबाकू उत्पादों के प्रयोग में तो कमी आएगी ही, खिलाड़ियों की छवि भी सकारात्मक होगी। साथ ही खेलों में उच्च स्तर की ईमानदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। हाल ही में यूएसए और रूस के बीच एक बड़ा प्रिजनर स्वैप यानी कैदियों की अदला बदली हुई है। इस स्वैपिंग को तकरीबन 24 व्यक्ति अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि पोस्ट सोवियत यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद हुई सबसे बड़ी अदला बदली है। इस स्वैपिंग में यूएसए के नागरिक और पत्रकार जो रूस की जेल में बंद थे, दूसरी तरफ रूस के नागरिक और पत्रकार जो यूएसए और पश्चिमी देशों की जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच, मिशिगन के कॉर्पोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल वेलन को भी रिहा किया गया है। रूस के 8 नागरिक जो यूएसए समेत अन्य पश्चिमी देशों जैसे जर्मनी, स्लोवेनिया और नॉर्वे की जेल में बंद हैं, उन्हें भी रिहा किया गया है। बंदियों की रिहाई तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर आयोजित हुई थी। देखिए, तुर्की एक ऐसा देश है जो नाटो देशों का महत्वपूर्ण सहयोगी और सदस्य है। बावजूद इसके ये देश पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग नहीं देता है। इसी वजह से तुर्की के रूस समेत पश्चिमी देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके चलते स्वैपिंग में तुर्की ने एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, यह समझौता रूस और यूएसए के रिश्तों के लिए बेहद अहम है। रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में प्रिजनर स्वैपिंग जैसे मानवीय कारणों के लिए इन देशों का एक पेज पर आना एक बड़ा मूव माना जा रहा है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप,
तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका के मद्देनजर जारी की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है। ये याचिका ट्रांसजेंडर्स, गे और वीमेन सेक्स वर्कर्स के ब्लड डोनेशन पर लगी रोक के मद्देनजर लाई गई है। कोर्ट ने इस मामले पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल दोनों से जवाब मांगा है। इन दोनों संस्थाओं ने साल 2017 में गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017 जारी की थी। इन गाइडलाइंस के क्लॉज 12 की वैलिडिटी पर सवाल उठाया गया है। क्लॉज 12 के मुताबिक ब्लड डोनर को उन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए जो रक्तदान से फैलती हैं। ब्लड डोनर को HIV, हेपेटाइटिस B या C संक्रमण का रिस्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसजेंडर, गे और वीमेन सेक्स वर्कर आदि। याचिका के मुताबिक ये गाइडलाइंस संविधान द्वारा दिए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार और समानता का उल्लंघन है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस प्रोविजन पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले पे साल 2023 में भी एक याचिका दायर की गई थी। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने रिस्पॉन्स में कहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ट्रांसजेंडर, गे और वीमेन सेक्स वर्कर को हेपेटाइटिस B और C और HIV होने का रिस्क ज्यादा होता है। आपको बता दें कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जो 35 HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसाइटीज के माध्यम से भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लीड करता है। देखिए, भारत में 1986 में एड्स का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया। फिर जब इस बीमारी के मामले भारत में बढ़ने लगे तो 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO का गठन किया गया था। इस बार ओलंपिक गेम के बजाय अन्य कई कारणों से मशहूर हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में हाल ही में एक फाइट जेंडर इश्यू बन गया है। दरअसल अल्जीरिया की महिला बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ उतरी थी इटली की महिला बॉक्सर एंजेलिना करीनी, लेकिन एंजेलिना करीनी ने खलीफ के खिलाफ रिंग में उतरने के 46 सेकंड बाद ही मुकाबला छोड़ दिया। वजह उन्हीं के एक स्टेटमेंट से जान लीजिए। मैच से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान बचानी पड़ी। 30 सेकंड के भीतर ही खलीफ के चेहरे पर पंच खाने के बाद करीनी अपना हेडगियर ठीक करने कोच के पास पहुंची। दोबारा मुकाबला शुरू होने के चंद सेकंड के भीतर ही वो अपने कॉर्नर में लौट आई और लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे ही खलीफ को विजेता घोषित किया गया, करीनी ये कहते हुए सुनाई दी कि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी ये है कि अल्जीरिया की महिला बॉक्सर ईमान खलीफ को पहले भी कई बार मेडिकल टेस्ट में पुरुष माना गया है, लेकिन वे महिला के तौर पर महिला कैटेगरी में लड़ती हैं। 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ अल्जीरिया की तियारेत की रहने वाली हैं। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर खलीफ ने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 9 हारी हैं। इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। टेस्ट के दौरान उनमें पुरुषों के क्रोमोसोम्स पाए गए थे। हालांकि अल्जीरिया ओलंपिक कमेटी ने इस फैसले पर कहा था कि खलीफ को मेडिकल वजहों से हटाया गया। इस पूरे मामले में कई बयान सामने आए हैं, जैसे कि लेखिका JK रॉलिंग का कहना है कि इस फाइट में सरेआम एक पुरुष द्वारा महिला को पीटा जा रहा है और मर्दवादी संस्था के लिए खेलने वाला ये पुरुष जानता है कि उसे संरक्षण मिलेगा। वहीं ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का इस पर कहना है कि ईमान खलीफ के पासपोर्ट पर लिखा है कि वे महिला हैं और ये उनकी महिला कैटेगरी से खेलने के लिए काफी है। इस मैटर पर लगभग हर इश्यू की तरह दो धड़े हैं। एक वो जो ईमान खलीफ के समर्थन में है, दूसरे वो जो इसे जेंडर इश्यू मान रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर ओलंपिक के एलिजिबिलिटी टेस्ट के मानकों की सारी डिटेल्स पब्लिक होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है अर्घट्टा।
अर्घट्ट या अर्घट्टा मध्यकाल में प्रचलित भूमि की सिंचाई के लिए यूज होने वाला वाटर व्हील या जल चक्र था। इसमें कुओं से पानी ऊपर खींचकर निकाला जाता था, फिर इसे खेतों की सिंचाई के लिए यूज करते थे। ये एक यंत्र के जैसा होता था। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने की। असम सरकार 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ झूमुर नृत्य के प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य चाय जनजातियों के बीच प्रचलित पारंपरिक कला झूमुर की लोकप्रियता को बढ़ाना और झूमुर कलाकारों को प्रेरित करना है। यह असम के चाय जनजाति समुदायों का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य असम में शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। इस नृत्य को आमतौर पर अनुष्ठान, पूजा और वर्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इस नृत्य को खुले स्थान में किया जाता है, जिसमें पुरुष गायक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और उनके गले में ढोल लटकता रहता है। महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर नृत्य करती हैं। इसके पहले 11,298 कलाकारों द्वारा एक ही स्थान पर बिहू नृत्य करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और इसका विस्तार करने के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। कार्यक्रम की शुरुआत स्किल इंडिया डिजिटल हब पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सेल्फ लर्निंग बेसिक्स एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के शुभारंभ के साथ हुई। इसके तहत महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण, नॉलेज और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य लगभग 25 लाख भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाना है। हर साल 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। यह स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो मां और बच्चों दोनों के लिए जरूरी है। इस वर्ष की थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल रखी गई है। ब्रेस्ट फीडिंग से कोलेस्ट्रम प्राप्त होता है और यह कोलेस्ट्रम नवजात और बच्चों को बीमारी से बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग नवजात के लिए पहले टीके की तरह काम करता है, जो बीमारियों और मृत्यु से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ब्रेस्ट और ओवेरियन के कैंसर जोखिम को कम करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2024 का अनावरण किया। यह नीति स्थानीय भाषाओं की फिल्मों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिससे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिले। इसके अलावा फिल्म शूटिंग अनुमतियों और सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, जम्मू कश्मीर फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज और फ्रेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित कई पहलों पर शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में एक स्थायी फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार तंजानिया सरकार मसाई जनजाति को उनकी पैतृक भूमि से जबरन बेदखल कर रही है। दरअसल तंजानिया सरकार ने 2021 में अपनी पुनर्वास नीति तैयार की थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक पर्यटन और संरक्षण उद्देश्यों के लिए एंगोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र से मसाई आबादी को हटाना था। इस पुनर्वास योजना को 2022 में लागू किया गया था। मसाई जनजाति की बात करें तो यह नीलोटिक जनजातीय समूह से संबंधित है, जो केन्या और उत्तरी तंजानिया के चुनिंदा लेकिन बड़े हिस्सों में निवास करती है। मसाई लोग माँ के नाम से जानी जाने वाली एक भाषा बोलते हैं, जो नाइलो सहारन भाषा से संबंधित है। मसाई लोग समुदाय संपत्ति के रूप में बच्चों और मवेशियों को मानते हैं। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस और पश्चिमी देशों के बीच बंदियों की अदला बदली हुई थी। ये अदला बदली किस देश की मध्यस्थता से संपन्न हुई? तुर्की, इजराइल, जर्मनी या फिर भारत? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अर्घट्ट मध्यकाल में प्रचलित भूमि की सिंचाई के लिए यूज होने वाला यंत्र था। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत है। इसके तहत उर्वरकों के सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष? इसका सही जवाब है विकल्प ए। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी कल हफ्ते भर के न्यूज कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।